हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 50 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अगली सुबह जिया नहीं उठी, कमरे से बाहर नहीं निकली। तो फिलहाल सपना जी ने भी इग्नोर किया कि गुस्सा शांत होगा तो खुद सामान्य हो जाएगी और कमरे से बाहर आ जाएगी। लेकिन वह नाश्ते के टेबल पर भी नहीं आई और उसके बाद भी काफ़ी देर तक कमरे से नहीं निकली। तब सत्येंद्र जी और सपना जी दोनों रेडी होने लगे। वह ऑफिस जाने से पहले पंडित जी से मिलना चाह रहे थे। तभी माँ पार्थ के साथ मंदिर से आई और घर में कदम रखते ही चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखने लगे। फिर सत्येंद्र जी की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, ठीक है, पर यह लड़की उठी क्यों नहीं अब तक? अपने कमरे में ही है, सो रही है क्या? भला यह कैसी आदत है? हद से ज़्यादा सिर पर चढ़ा कर रखे हो तुम दोनों। जवान बच्चों की ऐसी आदतें बिल्कुल अच्छी नहीं। कल को दूसरे घर जाएगी तब क्या करोगी सपना? 100 ताने उलाहने सुनने को मिलेंगे तुम्हें। जाओ उठाओ उसे। तब सपना जी कमरे में आई और जिया को कहा, उठो, फ्रेश हो जाओ और दादी का ध्यान रखना। मैं पंडित जी से मिलकर आती हूँ। पंडित जी से मिलने के बाद सुनकर जिया समझ गई, माँ शादी के लिए मुहूर्त निकलवाने ही जा रही है। वह तुरंत उठकर बैठी और माँ से कहा, लेकिन माँ, पहले अखिल को तो आने दो, उनसे भी बात करनी है। देखो, बात हो गई है और हमने डिसीजन ले लिया है, तो अब एक बात बार बार क्या पूछूं? और अब तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो करेंगे हम करेंगे। जिया गुस्से में वापस बेड पर लेट गई। तब सपना जी ने भी उसे छोड़ दिया और बाहर निकल गई। क्या हुआ, वह बाहर नहीं आई? माँ, वह देर रात आई इसलिए अब तक सो रही है और मैंने डांट दिया इसलिए गुस्से में है। परेशान मत होइए, वह बाहर आ जाएगी। तब माँ ने मुंह बना लिया और फिर पूछा, वैसे क्या हुआ? कल रात को दीपक और उसका परिवार क्यों आए थे? सॉरी माँ, हम आपको बता नहीं पाए और देर रात हो गई थी इसलिए जगाया नहीं। वो हमने जिया की शादी तय कर दी है, दीपक भाई के बेटे अखिल के साथ, और उसी के बारे में बात करने वे सब आए थे। तो इतनी देर रात गए आने की क्या ज़रूरत थी? दिन में भी तो आ सकते थे, आराम से बात हो जाती। हाँ, वह दिन में ही आ रहे थे, लेकिन देर रात को अपने घर के पास से गुजर रहे थे तो आ गए। चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह अचानक क्यों? मैंने ही बोला। उन्होंने समय तो मांगा था, पर मैंने कहा तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। और जब बच्चे भी राजी हैं तो देर क्यों करे? जल्द से जल्द विवाह हो जाए वही अच्छा है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया। घर से निकलने से पहले एक बार फिर सपना जी जिया के कमरे में गई और प्यार से सारी बातें समझाई। तो फिर जिया ना में सिर हिलाने लगे। तब सपना जी ने फिर आंखें दिखाई और पीछे से सत्येंद्र जी भी आ गए। तब तक, चलो सपना, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो जाएगी। फिर तो जिया कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसके बाद ना तो कमरे से बाहर निकली, ना ही कुछ खाया पिया। पंडित जी से मिलने के बाद सबसे जल्दी मुहूर्त अगले सप्ताह का था। तब सत्येंद्र जी ने दीपक जी को फ़ोन लगाया और कहा, तो वे भी मान गए और हफ्ते भर के बाद का मुहूर्त तय हो गया। उधर राधिका जी भी विफर पड़ी, लेकिन दीपक जी ने उन्हें शांत किया। कहीं न कहीं वे नोटिस कर लिए थे कि अखिल जिया को पसंद करने लगा है। उसी शाम को अखिल नील के ऑफिस पहुंचा। उसे देखते ही नील अपने केबिन में बुलाया और हाथ मिलाते हुए कहा, बधाई हो ब्रो, और तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। भगवान तुम्हें हिम्मत दे एक तूफान को संभालने की, झेलने की। अखिल हंसने लगा और बोला, सबको पिया ही मिले, जरूरी नहीं। नील ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसे पता था कि अखिल पिया को पसंद करता था। वहीं अखिल को अपनी बात का एहसास हुआ तो तुरंत बात बदली। पिया कैसी है ब्रो?
अच्छी है और अब अपने पर ध्यान दे, अपनी वाली के ऊपर। देख, मुझे धोखे से हीरा मिल गई और मुझे उसने अपने जैसा बना लिया, और तुम्हारे मामले में तो तुम खुद हीरा हो। देखना, वह भी तेरे साथ रहकर हीरा बन जाएगी। अखिल हंसने लगा। बस ब्रो, ज़्यादा मत सोचना, वह मेरी एक दोस्त थी और कुछ नहीं, बोलकर नील के पीठ पर एक धौल जमा दिया। फिर कुछ देर तक दोनों बातें की और कार में बैठकर दोनों दुबे निवास के लिए निकल गए। वहाँ सत्येंद्र जी दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों पहुंचकर एक साथ कार से उतरे। दोनों ही दिखने में बेहद अट्रैक्टिव थे। अपने दोनों दामाद को देखते ही सत्येंद्र जी को बहुत खुशी हुई। भले ही कैसी भी परिस्थिति में जिया और अखिल का रिश्ता जुड़ा हो, पर दामाद के रूप में अखिल को पाकर बहुत खुश थे। दोनों दामाद के साथ वे बैठक में बैठे और सपना जी को आवाज़ लगाई चाय नाश्ते के लिए। वहीं अखिल धीरे से नज़र घुमाकर देख रहा था, जिया को ढूंढ रहा था और मन ही मन सोच रहा था उसका क्या रिएक्शन रहा होगा जब उसे पता चला होगा कि उसकी शादी हो गई है मेरे संग। नील अखिल की हरकतें नोटिस कर रहा था और धीरे से बोला, भाई पेशेंस रख। फिर सत्येंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, पापा आपको सैम वाली खबर पता चली? हाँ बेटा, पता चली। कैसे हुआ यह हादसा? और यह भी पता चला कि तुम्हारे साथ बहुत गलत करने वाला था और पिया बेटी को भी वह नुकसान पहुंचाने वाला था, जिया के थ्रू। बहुत बुरा लगा जानकर। और बेटा, इतना सब हो गया और मुझे कुछ पता नहीं चला, तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। अब सब कुछ ठीक हो गया है पापा, चिंता मत कीजिए। बस जिया को संभालिए और ख़ास कर उसे फ़िलहाल यह खबर पता न चले। इस सब के बारे में मत बताइएगा। वैसे है कहाँ जिया? दिख नहीं रही है कहीं भी। अखिल उससे मिलने आया है और वह गायब है। वह अपने कमरे में ही है, बाहर नहीं निकली है अब तक। मूड ऑफ करके बैठी है। दिन भर कुछ खाया पिया भी नहीं उसने। कोई बात नहीं, आ गया उसका मूड ठीक करने वाला। नील के तो जी में आ रहा था कि जिया की सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन अब बताना ठीक नहीं लगा और कोई मतलब भी नहीं था। अब तो शादी हो चुकी थी उसकी। कुछ देर बाद नील जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो अखिल भी उठ गया। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर तुम कहाँ जा रहे हो मेरे साथ? मैं घर जा रहा हूँ। मेरी वाइफ का करवा चौथ का व्रत है, उसका व्रत तुड़वाना है, इसलिए मुझे समय से घर जाना है। जा तू भी। सुना नहीं अभी अभी पापा ने क्या कहा? दिन भर मुंह फुलाकर बैठी है, कुछ खाया पिया नहीं। इसी बहाने उसका भी व्रत हो गया। जा उसका व्रत तुड़वा दे। अखिल हंसने लगा तो सत्येंद्र जी ने कहा, हाँ बेटा जाओ, सुबह से बहुत परेशान हूँ, जरा तुम ही समझाओ, तुम्हारी बातें कहीं समझ जाए। हम तो समझा समझा कर थक गए, और वैसे भी मुझे ज़रा मार्केट में कुछ काम है, तो मैं और सपना आते हैं मार्केट से। शादी में कम ही दिन हैं तो तैयारी सब करना बाकी है। पापा अगर काम ज़्यादा है तो फिर मैं पिया को लेकर कल आता हूँ, वह रहेगी तो हेल्प हो जाएगा। नहीं बेटा, फ़िलहाल पिया के साथ ही रहो तुम। शादी के दिन उसे लेकर आना। कहीं न कहीं उन्हें आभास हो रहा था कि वह आएगी तो यहाँ काम करने के बजाय दोनों माँ बेटी मिलकर उसके साथ बुरा व्यवहार करेगी, उसे परेशान करेगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो नील ने भी ज़्यादा जिद नहीं किया और वह चला गया। कुछ देर में सत्येंद्र जी और सपना जी भी चले गए। दादी भी पार्थ के साथ मंदिर में हो रहे कीर्तन में चली गई थी। अब घर में सिर्फ जिया और अखिल थे। वह जिया के कमरे के अंदर जाने लगा तो मन में एक अजीब से भाव उत्पन्न होने लगे। अब इस घर से जिया का रिश्ता बदल चुका था और तुरंत उसकी आंखों के सामने जिया और उसकी मांग भरना याद आ गया और एक पल के लिए हिचकिचाने लगा, लेकिन अगले ही पल अपने यादों को झटका और अंदर आ गया और बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में बोला, ए
कहाँ है चुड़ैल? मेरी चुड़ैल कहाँ है? बोलते हुए वह कमरे में आया तो देखा जिया पेट के बल बिस्तर पर तकिया में मुंह दबाकर सोई हुई थी। उसकी आवाज़ सुनकर भी वह नहीं उठी तो अखिल ने पीठ पर हौले से एक धौल जमा दिया। उठो, कितना सोती हो तुम यार, और भला सोने का समय है ये। जिया को बहुत गुस्सा आया। उसे तो मन हुआ कि उठकर अभी 2-4 झापड़ रसीद दूं, लेकिन उसे अभी बात करनी थी तो फिलहाल वह शांत रही और उठकर बैठी, पर सिर झुका लिया उसने। अखिल ने फिर कहा, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब धीरे से उसने अपना सिर उठाकर अखिल की तरफ देखा। रो रो कर उसकी आंखें पूरी सूज गई थी। ऊपर से दिन भर की भूखी थी जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने बाल ऊपर कर पोनी टेल बना लिया था तो सिंदूर नहीं दिख रहा था। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? इतना रो रही थी क्या? इतना बोलना था कि वह अखिल के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अखिल उसे बाहों में भर लिया और दूसरे हाथ से सिर सहलाने लगा। चुप चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। क्यों इतना रो रही हो? उसे रोते देखकर अखिल को भी अच्छा नहीं लगा। वह एक बार सोचने लगा, कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। और एक बार फिर कहा, चुप हो जाओ, बताओ मुझे क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? थैंक यू सो मच, सही समय पर आकर मुझे बचाने के लिए। अरे, थैंक यू बोल रही हो तो अच्छे से बोलो ना, प्यार से बोलो। इतना रोकर क्यों बोल रही हो? बिना रोए भी तो बोल सकती हो। फिर उसने तुरंत अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उसका चेहरा उठाकर दोनों आँखों से बह रहे आंसुओं को पोंछने लगा। अब उसके मन में थोड़ी तसल्ली थी कि इस बात के लिए वह नहीं रो रही है कि उसने उसके साथ शादी कर ली है। अखिल, मुझे आपसे बात करनी है। आप, इतनी इज्जत, शादी होते ही इसमें इतना बदलाव आ गया। मुझसे आप करके बात कर रही है। उसके मुंह से आप शब्द सुनकर अखिल का दिल तो बाग बाग हो रहा था। इस बात से वह बिल्कुल अनजान था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। वाह, इस झल्ली लड़की को इतनी समझ आ गई, इतनी इज्जत करने लगी मेरी। अभी तो ठीक से हमारी शादी भी नहीं हुई है तो उसमें इतना परिवर्तन हो गया। जब यह मेरे साथ रहेगी, मेरे प्यार का असर इस पर होगा तो कितना बदल जाएगी। मन में बोला और अनायास झुककर उसका माथा चूम लिया और पल भर में उसके साथ अपने जीवन के अनेकों सपने देख लिए। उसके चुंबन में एक अलग ही एहसास था, पवित्र प्रेम था जिससे जिया की आंखें स्वतः बंद हो गई। फिर वह बोला, क्या बात करनी थी बताओ, आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। वह बोलने लगी लेकिन मन में ही बोल कर रह गई। क्या हुआ, क्या बोलना है? अखिल ने फिर पूछा। कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, आप सुनेंगे, मानेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और मानूंगा भी, पर प्लीज़ पहले कम से कम एक बार अपने हाथों का बना हुआ चाय ले आओ। उसने तुरंत अखिल की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। और भागकर किचन में चाय बनाने चली गई और अखिल उसी के बेड पर लेटकर मोबाइल में बिजी हो गया। कुछ ही देर में जिया ट्रे में चाय और एक गिलास पानी लेकर आ गई, पर अपने बेड पर अखिल को लेटे देखा तो उसे फिर गुस्सा आया। यह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? मेरे बिस्तर पर क्यों लेटा है? पर उसे अपनी बात मनवानी थी तो वह शांत रहा और सामने टेबल पर चाय पानी रख दिया। अखिल को पता चला लेकिन जानबूझकर वह मोबाइल में नज़र गड़ाए रहा। उठिए, चाय पी लीजिए, उसने बेहद अदब से बोला। अखिल को अच्छा लग रहा था उसका इतने प्यार से बोलना। वह उठकर बैठा तो जिया ने पहले पानी का गिलास उसे थमा दिया। अखिल ने थैंक यू कहा और पानी का गिलास ले लिया और पीने लगा, लेकिन अपने मुंह में लगाने से पहले उसे याद आया कि वह भूखी प्यासी है तो उसने कहा, अरे तुम एक ही चाय लेकर आई
अपने लिए चाय नहीं लाई? तुम्हें नहीं पीना? आपको पता है ना मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो ठीक है, पानी पी लो। हाँ, मैं जाकर पी लेती हूँ। लो, यही पानी पी लो, बोलकर उसने उसके मुंह से पानी का गिलास लगा दिया। तो जिया भी इनकार नहीं कर सकी, उसने पानी पी लिया। अखिल मुस्कुराते हुए अब चाय का कप उठा लिया। अखिल चाय पी लिया तो जिया फिर अपनी बात करने लगी। तो अखिल ने अपना सिर पकड़ लिया। जिया थोड़ा चौंक गई। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तब अखिल ने ना में सिर हिला दिया। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कल से जो कुछ भी हुआ है उस सब की वजह से ठीक से नींद नहीं आई और दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। मैं आपके सिर में ऑयल मसाज कर दूं? बेचारे को और क्या चाहिए। सुनकर तो फूला नहीं समा रहा था। वह तो सोच रहा था कि यह सब शादी का असर है, उसकी पत्नी बनने का। सही कहा नील ने कि तुम्हारे संगत में रहकर वह भी सुधर जाएगी। वहीं जिया मन ही मन सोच रही थी, बस कुछ देर तुम्हारे नखरे झेलना है। एक बार तुम मेरी बात मान लो, फिर तो दूध में पड़े मक्खी की भांति निकाल कर फेंकूंगी। बोलकर वह ठंडा तेल लेकर आई और सोफे पर बैठ गई। वहीं अखिल नीचे बैठ गया और वह उसके सिर में मसाज करने लगी और अखिल अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में जब सिर का मसाज हो गया तो जिया ने कहा, लीजिए हो गया। अखिल ने अपनी आंखें खोली और उसे थैंक यू कहा। फिर बोला, हाँ क्या कह रही थी तुम? मैं अभी आ रही हूँ, बोलकर चाय के बर्तन में जो चाय बचे थे एक बार फिर गर्म करके ले आई उसके लिए और कप उसे थमाते हुए कहा, मैं बोल रही थी कि प्लीज़ आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। अखिल को तुरंत झटका लगा। अभी कुछ देर पहले जो सपने देख रहे थे सब तुरंत धराशायी हो गया। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्यों पीछे हट जाऊं? क्या वजह है? तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपसे नहीं, किसी और से भी शादी नहीं करनी। फिलहाल मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है। परंतु मम्मी पापा नहीं मान रहे, शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। आप मना कर दीजिए। आप मना कर देंगे एक बार तो मम्मी पापा मान जाएंगे और मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे। अभी मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी है और आप मेरे बारे में तो सारी सच्चाई जानते हैं, फिर भी मुझसे क्यों शादी करना चाह रहे हैं? अखिल ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, मैं सब बात तुम्हारी मान सकता हूँ, मानने को तैयार हूँ, लेकिन यह बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो शादी हो चुकी है, फिर कैसे मना करूँ? और क्या प्रॉब्लम है? बात पढ़ाई लिखाई की है, वो करनी है तुम्हें तो करते रहना, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा और मम्मी पापा का भी। और तो और मैं खुद तुम्हें रोज़ कॉलेज छोड़ूंगा भी और लाऊंगा भी। यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यह शादी होने दो और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उसका इतना बोलना था कि जिया अपने पुराने रूप में आ गई और चाय का कप उठाकर सीधा उसके ऊपर फेंक दिया। वह तो अच्छा हुआ कि वह तुरंत जंप कर दूसरी तरफ भाग गया, वरना कांच का कप उसके ऊपर ही टूटता। अरे कितनी खतरनाक लड़की है, जला रही है, वो भी आज के दिन, जिस दिन पति की पूजा की जाती है उस दिन मुझे चाय से जला रही हो। पूजा और तुम्हारी, चल भाग यहाँ से। सीधे सीधे इस शादी से इनकार कर दो, वरना तुम्हारा वो हाल कर दूँगी कि तुम मुझे खुद छोड़ दोगे। मुझे झेलना, हैंडल करना, मेरे साथ रहना आसान नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरे साथ 1 महीने में तो तुम्हें पता चल गया होगा सब। अरे मेरी जान, तुम्हारे साथ 1 महीना रह चुका हूँ और उसी 1 महीने का तो कमाल है कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी। अखिल हंस रहा था, वहीं जिया गुस्से में काँप रही थी। तुमने तो चाय फेंक दी, दूसरी चाय लेकर आ रही हो। चाय और तुम्हारे लिए? माय फुट, चलो भागो यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपने घर चाय पी लूँगा, पर एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं शादी से पीछे नहीं हटने वाला, नहीं हट रहा और तुम्हें भी नहीं हटने दूँगा। अभी जा रहा हूँ, अब सीधे
अगले हफ्ते बारात लेकर आऊँगा और पूरे रीति रिवाज के साथ आपके संग 7 फेरे लेकर अपनी दुल्हनिया बनाकर ले जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, अगर मेरी याद ज़्यादा आए तो मुझे कॉल कर लेना, बोलकर उसने अपनी एक आँख दबा दी और निकल गया। वहीं जिया गुस्से में पैर पटकते हुए कसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। और अब इसके 2 ही भाग हैं, तो ये ख़त्म करके मैं नई कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू करूँगी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू।